नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत में हो रहा राष्ट्रपति चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, या एक तरह से कहें कि एनडीए और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की तरफ से ओडिशा की आदिवासी महिला नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू निगम पार्षद से लेकर विधायक और झारखंड की राज्यपाल रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के चुनाव जीतने पर देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल जाएगा। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी यशवंत सिन्हा पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री और फिर विदेश मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। यशवंत सिन्हा 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले बीजेपी में रहे। पहली बार वो 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में और फिर अटल बिहारी वाजपेयी नीति सरकार में वित्त मंत्री थे। साथ ही यशवंत सिन्हा एक तरह से हम कहें कि उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। और राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात करें तो अगले महीने की 18 तारीख को देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस तरह के सियासी समीकरण बने हैं, किन मायनों में इस बार का राष्ट्रपति चुनाव अलग है और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तमाम जो पहलू हैं राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े अलग अलग, उन पर आज हम मुद्दा आपका में चर्चा करेंगे। और मेरे साथ इन पहलुओं पर चर्चा के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के लोकसभा सांसद सत्यदेव पचौरी। पचौरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन। शांतनु सेन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा आपका में। और मेरे साथ तीसरे मेहमान जुड़ रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के राजनीतिक संपादक अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आप तीनों का मुद्दा आपका में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्यदेव जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का नाम आया और एक बार फिर कहीं ना कहीं चौंकाया इस नाम ने। पहली बार आदिवासी समुदाय से एक राष्ट्रपति देने की तैयारी आप लोगों की तरफ से, भारत के इतिहास में कितना बड़ा पड़ाव? देखिए, 2014 से देश की राजनीति में मोदी जी ने एक नया आयाम जोड़ा है। जो समाज के पिछड़े हुए लोग थे, जो समाज के वंचित लोग थे, जिनको लोग महत्व नहीं देते थे, मोदी जी ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण पद पर पहचानने बैठाने के लिए जाने जा रहे हैं। जैसे पूर्व राष्ट्रपति का आप देख लीजिए कि वो दलित समाज से आते थे और कोई सोच नहीं सकता था कि कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाया और उनका कार्यकाल सफलतम कार्यकाल रहा। इसी तरह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, एक संघर्षशील महिला है, जिन्होंने अपने 2 बच्चों को खोया, अपने पति को खोया, लेकिन हमेशा समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए काम करती रही। वो अध्यापिका रही और उसके बाद मिनिस्टर भी रही, राज्यपाल भी रही। आज राष्ट्रपति के लिए जो कैंडिडेट बनाया, प्रत्याशी बनाया, उससे यह जो आदिवासी समाज है, इसमें एक नई चेतना, नई जागृति आई है। उनको ये एहसास हो रहा है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान संभव है। यानी कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, हम भी बन सकते हैं। यह मोदी जी ने करके दिखाया। ये बहुत बड़ा काम है, मैं समझता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। मतलब एक भारत में एकता, एकात्मता, इंटीग्रेशन जिस प्रकार से निर्णय से होने जा रहा है, वो अकल्पनीय। ठीक है, ठीक है। शांतनु सेन जी, विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति, आपकी पार्टी के मजबूत नेता, सबसे पहले आपका पक्ष यशवंत सिन्हा जी के नाम पर और इसके पीछे की बड़ी वजह है? देखिए, ये एक बार और एक जुमलाबाजी है और एक आदमी को उल्लू बनाने का और एक प्रयास है। पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का चक्कर में बीजेपी का राज में सबको ये मालूम है इस देश में दलित का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड कास्ट का पीपल का हाल क्या है, कितना पॉवर्टी का नीचे वो लोग रहती है। बेसिक जो एम्यूनिटीज है लाइफ का, उससे ये लोग वंचित है। अभी उसका वोट लेने के लिए उस वर्ग से एक आदमी को खड़ा करके
उसको उल्लू बनाने का, बोका बनाने का, उसको ये जो प्रयास है, ये इसका देश का आम आदमी को ये पता चल रहा है। शांतनु अभी जी, शांतनु जी, दूसरी तरफ जी, मेरा सवाल पहला आपसे था कि यशवंत सिन्हा के नाम को आगे रखना क्या आपको बड़ी वजह नजर आ रही है? क्या ऐसी एक तरह से मैं कहूंगी चीजें हैं जो आप सामने रखना चाहेंगे यशवंत सिन्हा जी को लेकर 100%, ताकि ताकि 100% सहमति और ज्यादा बने? जी, इसमें दो मुद्दा है। पहला बात तो ये है, जसवंत सिन्हा जी एक आईएएस ऑफिसर थे। वो 24 साल आईएएस ऑफिसर के नाते इंडिया गवर्नमेंट को सर्व किया। जर्मनी में इंडिया एम्बेसडर का काम किया। अभी चंद्रशेखर का मिनिस्ट्री में और वाजपेयी जी का मिनिस्ट्री में काम किया। बाद में वो बीजेपी छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो मानते हैं, जसवंत सिन्हा जी वही मानते हैं कि वाजपेयी जी का बीजेपी और मोदी शाह का बीजेपी के बीच में जमीन अंतर का फर्क है। इसलिए उन्होंने ये सोचा है कि अगर इस बीजेपी को कोई हटा सकता है तो ममता बनर्जी, इसलिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। और अभी सबसे बड़ा बात यह है, 2024 में आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसका प्रिपरेशन शुरू हो गया। और बीजेपी का डर इसलिए है कि उसको ये पता चल गया कि सब ऑपोजिशन इकट्ठा होके एक अम्ब्रेला के नीचे आ गया। 18 पार्टी इकट्ठा होके मीटिंग में डिसीजन लेके एक आदमी को खड़ा कर दिया बीजेपी का कैंडिडेट के खिलाफ। जबकि अभी भी ये पता है कि यू कैनॉट से कि बीजेपी विल हैव ए केक वॉक। अभी जो इक्वेशन है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बीजेपी को केक वॉक नहीं होने वाला है। और इसमें ये जो है, ये एक सेमीफाइनल है। अपोजिशन यूनाइटेड होकर सेमीफाइनल ये लड़ रहा है। आखिरी लड़ाई तो 2024 पार्लियामेंट चुनाव में होगा। ठीक है। अखिलेश जी, आपने जो शुरुआती कमेंट है वो सुना, और अब क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं, इनके पीछे मैं कहूंगी जो भी बड़ी बातें हैं दोनों नामों के पीछे, जो भी संकेत देने की कोशिश की गई है विपक्ष और एनडीए की तरफ से, सरकार की तरफ से, इन तमाम परिदृश्य को देखकर इस बार राष्ट्रपति चुनाव देश में किस तरह का नजर आ रहा है, क्या संकेत दे रहा है? सबसे पहले आपसे मैं बताऊं कि जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा जी, शांतनु जी की बात मैंने पूरी सुनी। मेरा मानना है कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी आयरनी भी है विपक्ष के लिए कि जिस व्यक्ति का एक लंबा इतिहास रहा बीजेपी के साथ और जिनके सुपुत्र अभी भी बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं हजारीबाग से, उन्हीं को कैंडिडेट बनाना पड़ा। एक बड़ा स्पष्ट था कि जो एनडीए के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी बिहार बैकग्राउंड से आते हैं और नीतीश जी के पास एक काफी बड़े घटक दल हैं एनडीए के, तो कहीं ना कहीं उनको धर्म संकट में डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरह से नीतीश जी ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है और काफी कई ट्वीट्स करके उनकी पार्टी से, उनके व्यक्तिगत हैंडल से उनको समर्थन, उनको आश्वासन और उनको शुभकामनाएं दी गई हैं, तो अब बिल्कुल क्लैरिटी है कि जो एनडीए के वोट्स हैं वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। तो जो ये प्लॉय था अपोजिशन का कि एक हम बीजेपी के ही बैकग्राउंड से ला करके और उनके ही अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कंफ्यूज करें, वो तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल ही वो खत्म हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, जो शुरू से कहा जा रहा था कि 2 से 2.5% की कमी है एनडीए कैंडिडेट के लिए, वो जिस तरह से नवीन पटनायक जी ने और बीजू जनता दल ने जिस तरह से काफी एग्रेसिव तरीके से बिल्कुल आगे आकर के और द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले नवीन पटनायक ने ट्वीट करके ये रिक्वेस्ट किया है, उड़ीसा के सारे पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि आप राजनीति से ऊपर उठ करके और इनको अपने आपके प्रदेश की एक महिला है, एक आदिवासी समाज से आती हैं, इनको आपको समर्थन करना चाहिए, इनका पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए और इनको विजयी बनाना चाहिए। तो जिस तरह से नवीन पटनायक जी ने, जो कि इस समय वेटिकन में है और वहां रहने के बाद भी इतना सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि अब जो एनडीए को कमी थी जिसकी, उससे कहीं ज्यादा वोट उनके पास है। तो जो भी कंफ्यूजन था द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए के कैंडिडेट है उनको लेकर के, वो खत्म हो चुका है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, आदिवासी समाज से है, महिला है, जो भी चाहे ममता जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, जो भी रीजनल पार्टीज हैं, लगातार इन लोगों ने महिला विमेन एम्पावरमेंट की बात उन लोगों ने किया भी है। जैसे आप उनको कैंडिडेचर देखिए, लोकसभा में कैंडिडेट्स देखिए, तमाम जगह उन लोगों ने जो भी कर सके थे विमेन एम्पावरमेंट के लिए,
तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू ठीक है। होगा कि किस तरह से वो द्रौपदी मुर्मू का विरोध करेंगे। एक तरफ अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक दलित समाज, एक आदिवासी समाज की महिला जो कि कैंडिडेट है, उसका विरोध कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी एक काफी एक विरोधाभासी स्थिति है। और बिल्कुल। ये देखना होगा कि यशवंत सिन्हा जी की चुनौती किस लेवल तक जाती है, कहाँ तक वो टिकते हैं, ये अभी आने वाले समय में हमको कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। सत्यदेव जी, जब हम बात कर रहे हैं और ज़ाहिर तौर पर ये अब साफ है, आंकड़े इशारा कर रहे हैं और संकेत दे भी रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की जीत एक तरह से तय है। लेकिन सिर्फ हम आंकड़ों की बात ना करें और देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात करें, तो एक कोशिश होती है कि जो हेड ऑफ द स्टेट हो, जो सबसे अहम पद हो देश में, वो कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से बने। तो आपको लगता है कि इस दिशा में भी कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से और कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए थी? एनडीए की तरफ से पूरी कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी विपक्षी दलों से बात की और मैं समझता हूं सभी विपक्षी दलों के लोग भी आम सहमत थे कि नहीं, सबकी सहमत से होना चाहिए। लेकिन कुछ दल के लोग जो हट दलता पर राजनीति में अड़े हुए हैं, वो अपना ही प्रभुत्व चाहते हैं, क्योंकि उनको 2024 दिख रहा है, उनको राष्ट्रपति चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए जब कोई कैंडिडेट तैयार नहीं हुआ तो इन्होंने सिन्हा को बनाया है जो अपर कास्ट से आते हैं। हमने ऐसे को बनाया है जो आदिवासी कास्ट से आता है और महिला है। महिलाओं का देश में सम्मान बढ़े, महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं का विकास हो। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग, हर तबके का विकास हो। हमारी दृष्टि राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ इस पर भी है, ठीक है। लेकिन इन लोगों की दृष्टि लोकसभा चुनाव पे है, हमारी लोकसभा पे नहीं है। हमारी समाज के उत्थान पे है, समाज के जोड़ने पे है। इसीलिए हमने कैंडिडेट बनाया है। और ये बता दूं कि अंत तक जब तक मतदान होगा, इनमें स्वयं बिखराव होगा और हमारे जो 6 लाख वोट हैं, उससे ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। ठीक है, ठीक है सत्यदेव जी, आप चुनाव की तरफ इशारा होने की बात कर रहे हैं, तो क्या जी संवैधानिक जो महत्व है वो तो है ही, लेकिन सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर फिलहाल क्या इशारा दे रहे हैं इस बार विपक्ष और एक तरह से एनडीए अपने उम्मीदवारों के जरिए? इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मुद्दा आपका में रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद मुद्दा आपका में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 पर मुद्दा आपका में हम चर्चा कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनी है। आखिर इसके मायने क्या है और किन मायनों में इस बार राष्ट्रपति चुनाव अहम साबित हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और अखिलेश जी, फिलहाल आपसे समझना चाहूंगे, और जैसा अभी सत्यदेव जी ने भी इशारा किया कि वो कह रहे हैं कि विपक्ष की जो नजरें हैं वो लोकसभा चुनाव की तरफ हैं, और इसीलिए एक तरह से मैं कहूं कि सर्वसम्मति बनाने की जो कोशिश हुई राष्ट्रपति के नाम को लेकर, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो पाई। आपको लग रहा है कि जो रणनीति एनडीए की तरफ से और साथ ही जो रणनीति विपक्ष की तरफ से अपनाई गई, कहीं ना कहीं वो आगे चुनाव को लेकर इशारा है? क्योंकि हम जानते हैं गुजरात में चुनाव है और उसके बाद हम जानते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितनी बड़ी जो आबादी है वो आदिवासियों की भी है। किस तरह की रणनीति आप आगे के चुनाव को लेकर, और एक तरह से मैं कहूँ कि सियासी मायने क्या निकलते नजर आ रहे हैं इसके? देखिए, जिस तरह के पॉलिटिकल सिचुएशन इस समय देश की है, जिस तरह के हालात में है, उसमें ये कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि कोई गुंजाइश थी कि कोई एक कंसेंसस बन पाए। ये एक चूंकि एक हमारे परंपरा बनी हुई है कि इस तरह की शुरुआत, इस तरह की पहल की जाती है, तो पक्ष के तरफ से भी विपक्ष के तरफ से भी इस तरह की थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज की गई। और जैसे कि पचौरी जी ने बताया कि राजनाथ जी ने और जेपी नड्डा जी ने, दोनों लोगों ने विपक्ष के कई नेताओं से बात की और उनको पार्टी ने अथराइज किया था। और विपक्ष ने पूछा कि ठीक है, पहले आप कैंडिडेट का नाम बताइए, उस पर हम विचार करेंगे। कोई भी पार्टी, कोई भी रूलिंग पार्टी अगर है तो अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से पूरी तरह एक्सपोज नहीं करेगी नेचुरली। तो शुरू से ही एक बहुत क्लैरिटी थी कि
कोई एका इस पर बन नहीं पाएगा। और चूंकि एक देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, तो उसके चुनाव के माध्यम से एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाती है। शुरू में अगर आप देखें तो कई रीजनल पार्टीज हैं, जैसे टीडीपी, ये आपके तेलंगाना से जो है चंद्रशेखर राव साहब ने भी एक शुरुआत की थी कि वो लीड करेंगे पूरे अपोजिशन के कैंप को और उनके तरफ से कोई कैंडिडेट आएगा, लेकिन बाद में उन्होंने शायद बैकआउट किया और ममता बनर्जी ने लीड किया। उनके प्रपोज किए हुए नाम पर सारे लोगों ने सहमति व्यक्त की। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने बिल्कुल ही बहुत बढ़ चढ़ करके इनको सपोर्ट किया। उनके अपने कॉन्ट्रडिक्शंस उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे थे, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, और इसलिए विपक्ष जो भी है वो बटे नहीं। इसलिए यशवंत सिन्हा के नाम पर कांग्रेस भी एग्री कर गई। बिल्कुल। लेकिन जो एक कंसेंसस की बात है, वो बहुत सीरियस कोई एफर्ट किसी एंड से नहीं हुआ है और होने की कोई संभावना भी नहीं थी। अब ये चूंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभाओं के, वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखें तो 2-2.5% से अभी एनडीए में कमी थी। और एक नीतीश कुमार जी का बैकग्राउंड रहा है कि वो एक अपने अलायंस से हट करके कॉल लेते रहे, जैसे कि प्रणब मुखर्जी जी को उन्होंने समर्थन दिया था, जबकि वो उस समय कांग्रेस के साथ नहीं थे। उसी तरह से उन्होंने 2000 इसमें कोविंद जी को उन्होंने समर्थन दिया था, जबकि वो उस समय एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं थे। तो एक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कांग्रेस और विशेष टीएमसी से कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो बिहार बैकग्राउंड का है, यशवंत सिन्हा जी मूल रूप से पटना के रहने वाले हैं, हालांकि राजनीति उन्होंने झारखंड से चुन करके आए थे, आज की तारीख में भी उनके बेटे वहां से सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को रिझाने की कोशिश की गई थी कि बिहारी उसमें नाम पर उनको इधर लाया जाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, अब कोई दुविधा नहीं रह गई है। और अब तो हालात ये भी है कि जिस तरह के डेवलपमेंट्स महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के भी डेवलपमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक शिवसेना का अगर उनसे अलग हो जाता है और वो भी एनडीए खेमे के कैंडिडेट को समर्थन देता है, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो जैसा पचौरी जी का है। और एक ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी, विशेष रूप से ममता बनर्जी के लिए, विपक्ष के लिए, यशवंत सिन्हा जी के लिए, कि एक महिला आदिवासी जिसको आपने कैंडिडेट बनाया, उसका अगर विरोध करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से उनके अगेंस्ट में किस तरह का मैसेज जाएगा। हालांकि एक आइडियोलॉजिकल फाइट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप लड़ाई लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो उनका एक एजेंडा रहा है विमेन एम्पावरमेंट का, उसको अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है अगर ये लोग द्रौपदी मुर्मू का विरोध कंटिन्यू करते हैं और उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा सत्यदेव जी, क्योंकि आपने सवाल उठाया था, आपने कहा कि नहीं, विपक्ष जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं रणनीति के तहत काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष इसके उल्टे आप पर भी तमाम सवाल हैं जो खड़े कर रहा है। और ख़ास तौर से हम देखें तो आदिवासी राष्ट्रपति कार्ड की बात कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, वो आपको कहीं ना कहीं आगे फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि देश में 47 लोकसभा और 487 विधानसभा सीटें आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं, और इस तरह से पहला आदिवासी राष्ट्रपति का कार्ड कहीं ना कहीं आपको भी सियासी तौर पर फायदा पहुंचा सकता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों तरफ से। देखिए, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हम देश की राजनीति करते हैं। हम समाज को जोड़ने की राजनीति करते हैं, वो समाज को तोड़ने की राजनीति करते हैं। हमने आदिवासी को इसीलिए बनाया है कि जो हमारे यहाँ हर प्रदेश में आदिवासियों की संख्या है, और जिनको भी हम राष्ट्रपति बनाएं, उपराष्ट्रपति बनाएं, ऊंचे पदों पर बैठाएं, तो इनके समाज में भी एक नई चेतना, नई जागृति आएगी, क्योंकि यही आदिवासी भारत के मूल निवासी भी कहे जाते हैं। आप देखिए, कोई भी सरकार ने, कांग्रेस ने आज तक कभी भी आदिवासी को ऊंचे पदों पर बैठाने का काम नहीं किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने
आप अपना मंत्रिमंडल देख लीजिए, एक एक नहीं 3-3 आदिवासियों को मंत्री बनाया, और इसलिए बनाया है कि यह अपने समाज के बीच में जाके काम करें, इनके समाज का उत्थान हो, समाज का विकास हो, इनके समाज में राष्ट्र के नई चेतना है। और जहां पर आदिवासियों के बीच में मिशनरीज और दूसरे धर्म के लोग उनको बहला फुसला कर धर्मांतरण कर रहे हैं, वो रुके और सब देश के साथ एकजुट हों। इसीलिए हमने राष्ट्र हित में निर्णय लिया है, समाज हित में निर्णय लिया है, आदिवासियों के उत्थान को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया। ठीक है। अखिलेश जी, जब मैं बात कह रही थी कि हेड ऑफ द स्टेट सर्वसम्मति से चुना जाए, ये कोशिश होनी चाहिए, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो क्या आप मानते हैं कि सिर्फ विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार सांकेतिक तौर पर खड़ा होता है, तमाम स्थितियां जब साफ होती हैं कि जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार है वही जीतेगा, तो क्या ये सिर्फ सांकेतिक है या फिर कहीं ना कहीं इसके लोकतांत्रिक तौर पर अच्छे संकेत भी हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सांकेतिक है, जिस तरह के हालात हैं, और बहुत क्लैरिटी है कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नेचुरली एक अपने जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो इनके इलेक्टोरेट होते हैं, जो इनके सपोर्टर्स होते हैं, उनको एक मैसेज देने की ज़रूरत होती है कि हमने पूरी तरह से एक तरह से हमने सरेंडर नहीं किया है, हम अपनी लड़ाई हर लेवल पर जारी रखे हुए हैं। तो एक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक मैसेज करने की बात होती है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से विपक्ष ने किया है, हालांकि एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि जिस लेवल का एफर्ट उनको करना चाहिए था, कि आपने अल्टीमेटली कैंडिडेट जो चुना है उनका बैकग्राउंड देखना होगा। वो ओरिजिनली जनता पार्टी, फिर बीजेपी, और अभी भी उनके सुपुत्र जो है हजारीबाग से सांसद हैं। तो ये विपक्ष का एक विरोधाभास भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर वाकई वो चाहते, और बिल्कुल आप ये देखिए कि चुनाव के ठीक 10 दिन पहले इसकी पूरी तैयारी शुरू हुई, पूरा एफर्ट शुरू हुआ। अगर वाकई वो गंभीर थे तो पहले से इनको तैयारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ दूसरी बात ये भी है कि कई सारे ऐसे विपक्ष के पार्टीज है, रीजनल पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी है, वाईएसआर है, डीएमके है, इन लोगों ने अभी तक अपने कार्ड्स को खोला नहीं, अपने पत्ते खोले नहीं है। अभी इनके बारे में स्पष्ट नहीं है कि वो यशवंत सिन्हा जी को समर्थन देंगे कि नहीं देंगे। तो विपक्ष में भी एका नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी विपक्ष ने इनके कैंडिडेचर को समर्थन दिया है। और अभी आने, क्योंकि ये भी चर्चा है, जहां तक वाईएसआरसीपी का एक अपेक्षा है, को सुना जा रहा है कि वो शायद बीजेपी एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। हालांकि ऑफिशियली अभी तक उनकी तरफ से कुछ नहीं आया है, लेकिन अगर वो एब्सटेन भी करते हैं तो भी ये विपक्ष के यूनिटी के बारे में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अभी पूरी तरह से उनके अंदर उनके अपने रीजनल इश्यूज हैं, उनके अपने व्यक्तिगत इश्यूज हैं। कई जगह ऐसे है कि वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, और वहां पर भी उनकी जवाबदेही है कि अगर आप नेशनल लेवल पर आप उनके साथ हो जाते हो, स्टेट में आप उनके आगे आमने सामने हो जाते हो, तो जो विपक्ष का विरोधाभास है, जो उनके अपने इश्यूज हैं, वो भी इसमें काफी आड़े आ रहा है, और उससे उनको एनडीए कैंडिडेट को फायदा मिल रहा है। लेकिन जो कैंडिडेचर है द्रौपदी मुर्मू का, वो कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी, जो 75 ईयर्स हमारे देश की आज़ादी को हो गए, 14 प्रेसिडेंट हो गए, और पहली महिला दलित आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। ये एक निश्चित रूप से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, हमारे डेमोक्रेसी के बारे में एक थोड़ी सी चिंता का विषय है कि हम बात तो करते हैं जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान की, उनके डेवलपमेंट की, उनके एम्पावरमेंट की, लेकिन हमने ऑनेस्टी के साथ एफर्ट कितना किया। आप देखिए, ये उस समाज के लोग हैं, अगर आप जाएं वनवासी क्षेत्रों में तो वहाँ के जो हालात है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, वो असूचनीय, अकल्पनीय है, जिन हालात में रहते हैं। और उस समाज से किसी को ला करके
और देश की सबसे बड़ी यानी पार्टी कुर्सी- पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं इस बारे में सकारात्मक तरीके से सोचा जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्यदेव पचौरी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और टीएमसी के सांसद शांतनु सेन हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि कुछ समय की कमी थी, इस वजह से वो आगे तक चर्चा में भाग नहीं ले पाए। शांतनु सेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जाहिर है देश की लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली के लिए बेहद अहम राष्ट्रपति चुनाव, और इस बार का चुनाव ऐतिहासिक परिणाम देने वाला भी साबित होने जा रहा है। तस्वीर और आंकड़े एनडीए के पक्ष में साफ संकेत दे रहे हैं और उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है। जाहिर है देश में पहली आदिवासी और दूसरी महिला का राष्ट्रपति के पद पर काबिज होना दुनिया को भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती का सकारात्मक संकेत देता जरूर नजर आ रहा है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव साझा कर सकते हैं। नमस्कार।